Hello everyone, welcome back to the second lecture of the chapter Life Processes. In today's class, we will discuss the topic nutrition. So, what do you understand by the term nutrition? Basically, the process of acquiring food that is needed for nourishment and sustenance of the organism is called nutrition. तो nutrition क्या होता है? ये एक process है जिसकी मदद से हम लोग फूड को एक्वायर करते हैं, यानी कि फ़ूड को हम कंज्यूम करते हैं। और फूड को हम क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि वो फूड हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हमें ज़िंदा रहने में हेल्प करता है, हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। अगर हम फूड को कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। हम खाना इसलिए नहीं खाते क्योंकि खाना हमें टेस्टी लगता है। बेसिकली हम खाना नरिशमेंट पाने के लिए खाते हैं, अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए खाते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को अर्थ के ऊपर सस्टेन कर सके। अब न्यूट्रिशन के तरह के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। बेसिकली जो न्यूट्रिशन है वो टू टाइप्स के हैं। वन इज़ द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर वन इज़ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना भोजन, अपना फूड जो है ये खुद बनाते हैं। दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम बेसिक फूड। और कैसे बनाते हैं? बेसिक मटेरियल से बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उन्हें एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, या वाटर से बना लेते हैं। इनके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हमारे वातावरण में होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये केमिकल्स की मदद से अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही डिराइव करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है खुद ही बनाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरो का मतलब ही होता है अदर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग बाज़ार जाते हैं, वहाँ से अपनी सब्जियाँ लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स जो है वो रॉ मटेरियल्स होते हैं और हमने वो बनाए नहीं है। बेसिकली वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो नॉन वेज को कंज्यूम करते हैं, एनिमल मीट को कंज्यूम करते हैं, एग्स को कंज्यूम करते हैं, और वो एग्स या एनिमल मीट हम लोगों ने बनाया नहीं है। बेसिकली वो किसी और वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर आवर फूड। किचन में खाना बनाने को खाना बनाना नहीं कहते। बेसिकली हम अपने जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए हम लोग हेटरोट्रॉफ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी एंड एनिमल्स। अब आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बेशक अपना जो फूड है वो तो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन वो सनलाइट की मदद से प्रिपेयर नहीं करते, वो केमिकल्स की मदद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और इसका एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। अब हम डिटेल में फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिस प्रकार से अपने खाने को बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को हमें डिटेल में समझना है। तो आइए समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक डायग्राम है। ये जो चीज़ है इट इज़ अ ग्रीन प्लांट, इसके पास ग्रीन लीव्स है और ये इसके रूट्स है, और बिलो द सॉइल यानी कि अंडरग्राउंड से जो रूट्स है वो वाटर को ले रहे हैं। तो वाटर द प्लांट इज़ गेटिंग फ्रॉम द रूट्स
और फिर ये जो रूट्स है, रूट्स जो है इस वाटर को ऊपर पहुंचाते हैं थ्रू जाइलम, और फिर जो वाटर है वो लीफ तक पहुंचते हैं। आपको पता है लीफ इज़ नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। और ये जो ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ के पास एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। और वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इस सनलाइट को ट्रैप करती है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इन रिटर्न ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है। और फिर लीफ में यूजिंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनलाइट, वो अपने पास अपना फूड को प्रोड्यूस करती है एंड दैट इज़ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज़ प्रोड्यूस्ड, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फोटोसिंथेसिस? तो जैसे कि हमने कहा, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो ग्रीन प्लांट्स जब अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, तो सनलाइट की मदद से अपने फूड को प्रिपेयर करती है और वाटर की मदद से करती है, विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देमसेल्व्स। तो ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट, बेसिकली ये प्लांट्स को तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ बाकी के अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, क्योंकि हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स। वही सारी की सारी एनर्जी का किसी भी एनर्जी लेवल में जो सबसे बेस में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर द एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। तो जैसे कि मैंने कहा, जो ग्रीन कलर होता है पत्तों का वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है, और यही लाइट एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये जो लाइट एनर्जी होती है, इट इज़ यूज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो लाइट एनर्जी होती है, जो कि सोलर एनर्जी यानी कि सन से हमको मिली है, ये लाइट क्या करती है, ये लाइट वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है हमें रूट से मिलता है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाती है, और यहीं से फिर ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है। सो हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, मेनली ग्लूकोज। फिर ये जो हाइड्रोजन है बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यही कार्बोहाइड्रेट बनाता है, विच इज़ ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज जो है ये प्लांट्स में उनका फूड है। और ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज कर देता है। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमाटा टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा, और बिना सोलर एनर्जी के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। और ये स्टोमाटा क्या होता है, बेसिकली पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी वेरी टाइनी पोर्स, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो स्टोमाटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट इन करता है और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। सो इट हेल्प्स इन द फैसिलिटेशन ऑफ द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और यही ग्लूकोज जो है प्लांट में इट इज़ द फूड। और ये जो ग्लूकोज है जब ये बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है तो प्लांट में ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और इन रिटर्न
ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो बहुत लोगों को लगता है ये जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल जाता है, बट बेसिकली हमने अभी अभी देखा था कि वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस का एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का टूट जाना, और उसी के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट इज स्टोमेटा। तो जैसे कि अभी हमने स्टोमेटा थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट टाइनी पोर्स, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेजर फंक्शन है गैशियस एक्सचेंज में। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। पत्ते के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, पत्ते के लोअर साइड में ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो होता है वो पोर्स होते हैं, और उनके आसपास जो होते हैं एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वही स्टोमेटा को ओपन होने में और क्लोज होने में हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकल जाता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। तो आइए देखते हैं स्टोमेटा दिखता कैसे है। जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो बेसिकली दीज आर द गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स में ऑफ कोर्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर जो कि मेजर पार्ट ऑफ द सेल है, दिस इज द वैक्यूल, और ये सेल वॉल है गार्ड सेल का, और ये जो ब्लू कलर के बाहर सेल्स दिख रहे हैं दीज आर नोन एज द सब्सिडरी सेल्स। तो आप देख सकते हो जो गार्ड सेल है इस वक्त उन्होंने स्टोमेटा को बंद करके रखा हुआ है, क्लोज्ड है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ क्लोज्ड स्टोमेटा। Now this is the diagram of a open stomata। तो आप देख सकते हैं this is the stomatal pore। तो इस वक्त जो है गार्ड सेल्स ओपन हुए हैं, स्टोमेटल पोर जो है ओपन है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल, दीज आर द गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स की ही वजह से बेसिकली जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। तो जब वाटर स्टोमेटा में वाटर चला जाता है तो गार्ड सेल्स जो है वो फूल जाते हैं और स्टोमेटल पोर को बंद कर देते हैं, जो कि ये वाला एग्जाम्पल है। और जब वाटर गार्ड सेल्स में से बाहर निकल जाता है तो वो स्टोमेटल पोर को भी ओपन कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं? लेट अस हैव अ लुक। द फर्स्ट थिंग, क्लोरोफिल एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी। जैसे हमें पता है जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, और यही क्या करता है? सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि पहला मेजर इवेंट है इन फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। बेसिकली जब फूड बनता है तो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, और इसी को हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। जो ग्लूकोज बन रहा है दैट इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल एनर्जी। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट जो इवेंट है फोटोसिंथेसिस में वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है, और यही ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान इवॉल्व होती है, और ये हाइड्रोजन बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ग्लूकोज को बनाता है। Now fourth event is conversion of carbon dioxide into carbohydrate। यही हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स योर ग्लूकोज, C6H12O6 इज योर ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज जो है इट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसकी मदद से प्लांट अपना फूड को बनाते हैं, और वो दैट फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लोरोफिल इज़ अ क्रूशल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा, और बिना सनलाइट के तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता।
द आयोडीन टेस्ट रिजल्ट्स इन अ ब्लू ब्लैक कलरेशन इन द लीफ रीजन वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो एक बहुत फेमस टेस्ट है, उसको आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये स्टार्च को टेस्ट करता है, जिसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है तो ये अपना आयोडीन जो है वो कलर बदल लेता है, ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। तो मान लो ये मेरा लीफ है और अगर इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है तो फिर यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, एंड ग्लूकोज इज़ व्हाट? ग्लूकोज इज़ नथिंग बट स्टार्च। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो अगर मैं इसमें आयोडीन मिलाऊंगी या आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालूंगी तो क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टार्च इज प्रेजेंट, तो ये कौन से कलर में बदल जाएगा? ये आपका ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएगा। यहाँ पे कैसा कलर आ जाएगा? कुछ इस तरीके का। तो ब्लू ब्लैक कलर जब आ जाता है, इट शोज दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसकी आयोडीन टेस्ट की एक एक्टिविटी भी दे रखी हुई है एनसीईआरटी में। बेसिकली वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जब भी लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा तो आयोडीन टेस्ट जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा लीफ। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है प्लांट में तो ऑफ कोर्स स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन टेस्ट जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। Now this is the diagram of a cross section of leaf। बेसिकली अगर हम एक पत्ता लें और उस पत्ते को इस तरीके से काट दें तो फिर अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से उस पत्ते का क्रॉस सेक्शन देखें, ऑफ कोर्स कुछ जो भी नेसेसरी केमिकल्स उसमें हम डालेंगे, सैफरन वगैरह, उसके बाद जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है एक पत्ते का क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले दिस लेयर एंड दिस लेयर, दिस इज़ द एपिडर्मिस। ये जो है दिस इज़ द अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस है, और दिस इज़ द लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है जिस तरह एनिमल्स में स्किन होती है तो हमारी जो कवरिंग होती है बॉडी की, दैट इज़ नथिंग बट स्किन। उसी तरह प्लांट्स में इट इज़ द एपिडर्मिस। तो एक होती है अपर एपिडर्मिस और नीचे होती है लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी कोटिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। उसके बाद बीच में इन बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस आप देख सकते हैं ये दो प्रकार के सेल हैं। बेसिकली ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ऊपर वाले सेल्स को हम पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं, दे आर नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा। और ये जो नीचे वाले सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो आप देख सकते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट, और इसी लेयर में जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। और ये जो दोनों लेयर्स हैं आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर है दे आर नथिंग बट वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स में प्रोमिनेंट वैक्यूल्स होते हैं। और देखिए क्लोरोप्लास्ट भी बहुत भरे हुए हैं, देयर आर मेनी क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। और फिर नीचे लोअर एपिडर्मिस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या, जो कि गार्ड सेल्स और स्टोमाटा इज प्रेजेंट। सो स्टोमाटा इज प्रेजेंट बेसिकली इन द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द अपर एपिडर्मिस। सो दिस इज अ बेसिक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। आप एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। With this we have completed nutrition in plants. Now we will start nutrition in animals. So after completing the autotrophic mode of nutrition, now let's start to learn heterotrophic mode of nutrition. तो जैसे कि हमें पता ही है, हेट्रो का मतलब होता है अदर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतु जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं को हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और इस प्रकार की न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड
एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जो सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से या सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से, डेड मरे हुए सड़े हुए गले हुए ऑर्गेनिज्म से जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ऐसे इस प्रकार की न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बेसिकली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो फूड है वो थोड़ा सा पार्शली बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की खासियत है, मेजर पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट है कि इसमें जो फूड होता है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है और फिर जो बॉडी है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उस न्यूट्रिशन को। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, वो है ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोपस भी बोलते हैं। एक प्रकार का फंगी होता है। जब हमारी ब्रेड वगैरह जो है सड़ जाती है, वो उसके ऊपर ब्रेड मोल्ड आ जाती है और ब्रेड मोल्ड उसको और ज़्यादा सड़ा देती है और उसी डेड डिकेइंग मैटर को पर वो फीड करती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Now next is parasitic nutrition. So what do you mean by parasitic nutrition? Organisms which feed at the expense of another organism and in turn cause harm. तो एक तो कुछ मदद नहीं करनी, एक तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करना, उनके ऊपर फीड करना और बदले में उनको नुकसान पहुंचाना। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोपैरासाइट, दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। ऐसे पैरासाइट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एक्सोपैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि हेडलाइस, आपको पता है सर में जब जुएं लग जाती है तो वो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द हेड, तो यहाँ पर हेड के ऊपर एक्सटर्नल पार्ट में हेडलाइस आ जाती है। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में वो नहीं होती, बॉडी के इंटरनल पार्ट में नहीं होती, वो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में होती है, इसीलिए हम उसको एक्सोपैरासाइट बोलते हैं। और वो क्या करती है, हमारा खून चूसती है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के सर के ऊपर होती है उस ऑर्गेनिज्म का खून चूसती है और वहाँ से न्यूट्रिशन को डिराइव करती है और बदले में क्या देती है, उस जिस भी ऑर्गेनिज्म के सर के ऊपर होती है या बॉडी के ऊपर होती है, उस ऑर्गेनिज्म को अनीमिया हो जाता है। बेसिकली उसको हार्म कॉज करती है और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट यानी एंडो का मतलब होता है इनसाइड, जो किसी होस्ट बॉडी के इनसाइड रहता है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट्स में रहता है। फॉर एग्जांपल एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या है, एक एंडोपैरासाइट है, यूजुअली इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है और वहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में से न्यूट्रिशन को डिराइव करता है और बदले में ऑफ कोर्स उसको हार्म कॉज करता है, डिजीज़ का कारण बनता है, पेट दर्द हो जाता है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। नाउ नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम लोग फूड को इनगल्फ करते हैं और पूरे फूड की जो डाइजेशन है हम बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कहाँ पर डाइजेशन होता है फूड का। बेसिकली जो फूड है उसका पार्शियल डाइजेशन बॉडी के आउटसाइड में हो जाता है। लेकिन अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें, यहाँ पर जो फूड का डाइजेशन होता है, पूरा का पूरा डाइजेशन जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ना होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमीबा। तो आइए समझते हैं अमीबा में डाइजेशन किस तरीके से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजुअली 5 मार्क्स में आता है इन 10th बोर्ड्स एग्ज़ाम। तो आइए समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेशन इन अमीबा। किस प्रकार होती है अमीबा में डाइजेशन। तो अमीबा होता क्या, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ऐसे इरेगुलर बॉडी होती है, कभी ऐसी शेप है कभी अलग शेप बना लेता है और इसके बाहर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट।
तो बेसिकली अमीबा के पास क्योंकि लेग्स नहीं होते, लेकिन हम सबके पास तो लेग्स होते हैं, उसकी मदद से ही हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन करते हैं। लेकिन अमीबा में भी लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, किसकी मदद से? स्यूडोपोडिया। इस स्यूडोपोडिया की मदद से ही जो अमीबा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, और इसके पास न्यूक्लियस होता है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। सो दिस इज एन अमीबा। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। अब मान लीजिए ये एक फूड पार्टिकल है, और अभी आप देख सकते हैं अमीबा इस फूड पार्टिकल से काफ़ी दूर है। तो सीडोपोडिया की मदद से जो अमीबा है वो इस फूड के पास में आएगा, और इस तरीके से अपने सीडोपोडिया को इसके चारों तरफ से ऐसे फैला देगा, और फिर इस फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड, दिस इज नोन एज इंजेशन। अब जैसे ही ये फूड अमीबा के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, और इसी के अंदर जो है फूड वैक्यूल के अंदर ही जो अमीबा है वो यहाँ पे डाइजेशन करेगा, इस फूड को डाइजेस्ट करेगा, और इस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, और फिर उस जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करे अमीबा ने उन सब को यूटिलाइज भी करेगा। इसके जितने भी बॉडी और जितने भी और पार्ट्स है इन द सेल, अब क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंगल सेल है, कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उन सब न्यूट्रिएंट्स को ये एसिमिलेट करेगा और अपनी बाकी की दिनचर्या की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखेगा। इसी को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन यानी कि यूटिलाइजेशन करेगा जो न्यूट्रिएंट्स को इसने डिराइव किया। अब बिल्कुल सीधी सी बात है, जब इतना फूड वगैरह खा लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, तो ऑफ कोर्स कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है, और ज़रूरी है कि उस वेस्ट को हमें अपनी बॉडी से, मतलब अमीबा को अपनी बॉडी से रिमूव करना है। तो अब वो अपने जितने भी वेस्ट बने बॉडी में, उस वेस्ट को वो रिमूव कर देगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट इज़ नोन एज इजेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अमीबा के डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में 5 मेजर स्टेप्स रहे हैं। नंबर 1 इंजेशन, जब उसने फूड को एब्जॉर्ब किया, इन लिया, टेकिंग इन ऑफ फूड। फिर फूड वैक्यूल बनाया, उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया और एसिमिलेट किया, तो इंजेशन। देन सेकेंड इज डाइजेशन, देन थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, देन फोर्थ इज एसिमिलेशन, और लास्ट जो वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया, जिसको हम इजेशन बोलते हैं। तो यूजुअली होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। So amoeba engulfs food through temporary extensions of its cell surface, creating a food vacuole as these extensions merge over the food particle. तो I hope you understand किन extensions की बात हो रही है। तो ये जो extensions है they are nothing but the pseudopodia। तो temporary extension होते हैं जो उसके cell surface के ऊपर होते हैं, जो कि एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द फूड पार्टिकल और उसको इनगल्फ करते हैं। देन विद इन द फूड वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल यानी कि ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उस फूड में वो उनका ब्रेक डाउन होता है, इसी को डाइजेशन बोलते हैं, और वो सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स को वो डिराइव करता है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और नेचुरल सी बात है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल प्रोड्यूस होगा, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सेल सरफेस तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेल की बाउंड्री तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि जो अमीबा है उसको एक्सपेल कर सके वेस्ट को, और उसी को हम इजेशन बोलते हैं। So this was digestion in amoeba. I hope you understood this. This is very important topic. इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत ईजी भी है और बहुत स्कोरिंग भी है, और ये यूजुअली 10th बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है। जिस तरीके से अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसी प्रकार पैरामीशियम जो है वो भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसमें भी कुछ जैसे जैसे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वैसे ही पैरामीशियम में भी होता है। तो पैरामीशियम होता क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कुछ एक डिस्टिंक्ट शेप होती है, और ये फूड को एक डेजिग्नेटेड लोकेशन पर इनगल्फ करता है। फॉर एग्जांपल ये फूड पार्टिकल है, मान लो ये फूड पार्टिकल पहले यहाँ था, तो आप देख सकते हैं पैरामीशियम के जो बाउंड्री है, जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ हेयर लाइक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, इनको हम दे आर कॉल्ड एज सीलिया।
तो ये जो सीलिया है ये इस फूड पार्टिकल को धक्का मारते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे पहुंचाते हैं, नीचे नीचे पहुंचाते हैं। कहाँ पर पहुंचाते हैं? इस इलाके में पहुंचाते हैं, इस एरिया को। और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट आई थिंक इट इज़ ग्रूव। और इस ग्रूव में जो है फूड जो है, सीलिया जो है, जैसे ही ये जैसे ही फूड यहाँ पे पहुँचते हैं तो सीलिया जो है इस फूड को धक्का मारती है और ये जो फूड है ये इस ग्रूव के अंदर पहुँच जाता है। और यहाँ से ये जो फूड है ये अंदर पहुँच जाता है और फिर अगेन फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड, सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है और फिर जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर आ जाता है और फिर बॉडी से बाहर चला जाता है। सो द एंटायर सेल सरफेस इज कवर्ड विद सीलिया, जैसे कि हम देख सकते हैं, जो कि हमें क्या करता है, मूवमेंट ऑफ फूड को फैसिलिटेट करता है। मान लो फूड यहाँ है तो सीलिया ऐसे ऐसे करता रहेगा, जिसकी मदद से जो फूड है वो आगे 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 धक्का लगेगा उसको और इस ग्रूव तक पहुँचेगा और फिर वो जो फूड है वो पैरामीशियम उसको इनगल्फ कर लेगी। फिर वही सारे सेम प्रोसेस होंगे, उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और वेस्ट जनरेट होगा और उस वेस्ट को हम लोग जो है रिमूव कर देंगे, जो पैरामीशियम है उसे रिमूव कर देगा, जिसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डाइजेशन इन पैरामीशियम। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स? तो आइए समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स में यानी कि इंसानों में न्यूट्रिशन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। सो बेसिकली हमें पता है जो ह्यूमंस होते हैं वो ऑम्निवोरस होते हैं। ऑम्निवोरस का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एलिमेंट्री कनाल। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल होती है और कुछ ग्लैंड्स होते हैं, 3 मेजर एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं और वो 3 ग्लैंड्स कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। अब ये एलिमेंट्री कनाल क्या होती है? बेसिकली एलिमेंट्री कनाल एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि माउथ से लेकर एनस तक इसका स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ इसकी ओपनिंग होती है और एनस इसका एंड पॉइंट होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होता है, यानी कि दिस इज माउथ एंड देन दिस इज एनस। तो हम माउथ से फूड को इनटेक करते हैं और वेस्ट को एनस से रिमूव करते हैं। तो जिनके पास 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती है फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड फॉर रिलीजिंग ऑफ द वेस्ट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। ऐसे एलिमेंट्री कनाल को हम बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। कुछ जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल होता है, यानी कि जिस ओपनिंग से वो फूड को इन करते हैं उसी ओपनिंग से वो वेस्ट को भी बाहर रिमूव करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्री कनाल को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल और इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। बट ह्यूमन बींग्स में हमारे पास कैसा एलिमेंट्री कनाल है? कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। तो अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इन अ लिटिल डिटेल। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी वही मेजर 5 स्टेप्स होते हैं जो अमीबा में होते हैं। ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हम फूड को इनटेक करते हैं जिसको इंजेशन बोलते हैं। उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन हमारे बॉडी के इनसाइड होता है। डाइजेशन आप समझते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल फूड में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें तोड़ना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है इनटू सिंपल फूड। और सिंपल फूड को हमारे बॉडी के सेल जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें वहाँ से न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब हमने उसको तोड़ दिया, सिंपल फूड बनाया, अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स को करना है एब्जॉर्ब, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब क्यों किए थे? क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत थी, हमें उनको यूटिलाइज़ करना है। तो जब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुँचेंगे और हर एक सेल जो है उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज़ करेगा फॉर एनर्जी बनाने में या बाकी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उनको कंटिन्यू करने के लिए, उसी को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और नेचुरल सी बात है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट तो जनरेट होगा और उस वेस्ट को हमें अपनी बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है और उस वेस्ट के रिमूव को ही हम लोग
इजेशन बोलते हैं. सो देयर आर 5 मेजर स्टेप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन. नंबर 1 इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. जैसे कि हमने अभी पहले समझा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक तो है एलिमेंट्री कनाल जो कि माउथ से शुरू होती है, एनस पे एंड होती है, और कुछ ग्लैंड्स जो है जहाँ पे फूड जाता तो नहीं है लेकिन वहाँ की कुछ ना कुछ सिक्रीशंस आती है, और वो जो सिक्रीशन है वो भी फूड के डाइजेशन में अपना योगदान देती है. तो एलिमेंट्री कनाल माउथ से शुरू होता है. सो बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. दीज आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल. And then the glands which are associated with alimentary canal, food is gland in glands में जाती नहीं है लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ secretions होती हैं, कुछ ना कुछ juices रिलीज होते हैं या कुछ भी secretions secrete होती है जो कि डाइजेशन में अपना योगदान देते हैं. और वो कौन से ग्लैंड है? सबसे पहले बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड, देन हमारा लिवर जो कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, और उसके बाद लीफ लाइक ग्लैंड दैट इज़ द पैनक्रियाज. अब हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारे सामने है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम. तो आइए हम समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स यूजिंग दिस डायग्राम. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ माउथ. ये हमारा एलिमेंट्री कनाल का जो है ओपनिंग होता है. एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होती है और उसके बाद कहाँ पर एंड होती है? एनस में एंड होती है. सो दिस इज़ द एलिमेंट्री कनाल. आप देख सकते हैं माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर एंड होती है, और माउथ लीड्स टू अ कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी. तो ये जो चीज़ है, ये जो एरिया है, इसको ही हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं. बकल कैविटी में टीथ्स आर प्रेजेंट, टंग इज़ प्रेजेंट, और एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है. उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड. माउथ के ऊपर जो हमारी नोज़ की ओपनिंग होती है उसको नेज़ल पैसेज बोलते हैं. नेज़ल पैसेज और माउथ का एक कॉमन ओपनिंग होता है, ये दोनों का कॉमन एरिया होता है और इसी को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं. और फिर जो फूड है, यहाँ से हम फूड को इनगल्फ करते हैं, और फिर वो जो फूड है वो यहाँ पर, दिस इज़ ईसोफेगस. ईसोफेगस के थ्रू वो जो फूड है वो नीचे 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 यहाँ एक जे शेप्ड ऑर्गन, एक बैग लाइक मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टमक के नाम से जानते हैं. सो दिस इज़ स्टमक. अब ईसोफेगस में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे एलिमेंट्री कनाल में कुछ मूवमेंट्स होती है जिसकी मदद से जो फूड पार्टिकल है वो नीचे नीचे टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन आता है. उन मूवमेंट्स को हम लोग पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलते हैं. बेसिकली वो मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे. तो पूरे एलिमेंट्री कनाल में इस तरीके की मूवमेंट्स होती है जिनको हम पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलते हैं, और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की मदद से ही जो फूड है उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होती है. तो दांतों की मदद से हम लोग जो है अपने फूड को च्यू करते हैं. टंग उसको मिक्स करने में हेल्प करती है विद द सलाइवा, और सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड. और सलाइवरी ग्लैंड का बेसिकली क्या काम है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करती है, और सलाइवा के 2 मेजर फंक्शंस हैं. नंबर 1, एक तो वो फूड को थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है? फूड जो है सॉफ्ट हो जाता है ताकि वो आसानी से ईसोफेगस से पास हो जाए विदाउट एनी फ्रिक्शन. और दूसरा मेजर जो सलाइवरी ग्लैंड का रोल है वो ये है कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेस. इसको टाइलिन भी बोलते हैं. ये जो सलाइवरी एमाइलेस है ये हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है. 30% स्टार्च को ये डाइजेस्ट करता है. तो अगर कोई आपसे बोले कि वेयर डज डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स, सो आप क्या बोलेंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ. और किसकी डाइजेशन सबसे पहले होती है? वो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है. तो 30% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं. और ये कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है और प्रोड्यूस करता है, और उसी सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है.
अब अच्छे से फूड को हमने चबा वबा लिया, बाइट कर लिया। अब इस फूड को हम लोगों ने निगल लिया, स्वॉलो कर लिया, और अब इस फूड को बोलते हैं हम लोग बोलस। नाउ दिस फूड इज़ नोन एज बोलस। जब अच्छे से ये सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिक्स हो गया, अच्छे से पूरा हमने इसको च्यू वगैरह कर लिया, और जब हमने इसको यहाँ फूड पाइप में स्वॉलो किया, अब इस फूड को हम लोग बोलस कहते हैं। फिर एलिमेंट्री कनाल में, ईसोफेगस में, थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ये फूड है, ये जो बोलस है, ये यहाँ स्टमक में आ जाता है। अब यहाँ स्टमक में एक स्प्रिंटर प्रेजेंट होता है, बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। फूड जैसे ही यहाँ पे एंटर करता है तो ये जो स्प्रिंटर है, ये मान लीजिए इस तरीके से बंद है, और नीचे जो है मान लो स्टमक है तो ये बंद रहता है, लेकिन जैसे ही फूड आता है तो ये खुल जाता है, और फिर फूड जो है वो अंदर चला जाता है इन द स्टमक। और फिर इस स्टमक के बेसिकली मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कार्डिया बोलते हैं, कार्डिया रीजन ऑफ द स्टमक। दिस रीजन इज कॉल्ड द फंडस रीजन। ये जो मेजर बीच वाला पार्ट है इसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, और लास्ट पार्ट बोलते हैं पाइलोरस। तो ये स्टमक के मेजर पार्ट्स हैं। ये जो स्प्रिंटर है इसको हम लोग कार्डियक स्प्रिंटर भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्टमक के कार्डिया रीजन को में ओपन होता है, इसीलिए इसका नाम कार्डियक स्प्रिंटर है। या इसको ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्प्रिंटर भी बोलते हैं। फिर दिस इज स्टमक। स्टमक ये जो बोलस है यहाँ आ जाता है, और फिर यहाँ पे बहुत सारी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होती है, और गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे फूड में जितने भी जर्म्स हैं उन सबको किल करता है, इन्फेक्शन को किल करता है। और साथ ही साथ जो एंजाइम है पेप्सिन, वो एक इनएक्टिव एंजाइम है, वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, लेकिन पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में तभी कन्वर्ट होता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है, और तभी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। तो उस पेप्सिनोजेन को एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से जो फूड है उसका डाइजेशन संभव है, उसमें प्रोटीन डाइजेशन संभव है। और क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, और हमें तो पता ही एसिड का जो नेचर है वो कोरोसिव होता है, तो इसीलिए अपने स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टमक है वो म्यूकस को सिक्रीट करती है, और जो म्यूकस है वो पूरे के पूरे स्टमक के इनर लाइनिंग में ऐसे स्प्रेड हो जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अपना कोरोसिव, मतलब उसका जो कोरोसिव नेचर होता है वो स्टमक को ख़राब नहीं करता, स्टमक को कोई हार्म नहीं पहुंचाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि स्टमक की इनर लाइनिंग किससे इनक्लोज है, म्यूकस से इनक्लोज है। तो फूड जो हमारा यहाँ पहुँच गया है वो वहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है। छोटे बच्चों में एक और एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको रेनिन बोलते हैं, और आई थिंक प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है, लेकिन मेजर जो हार्मोन है दैट इज़ पेप्सिन। तो यहाँ स्टमक में जो है 2-3 घंटा फूड रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी डाइट क्या है। अगर फैट्स है तो काफ़ी 4-5 घंटे तक फूड हमारे स्टमक में रहेगा। अगर प्रोटीन है तो उससे थोड़ा कम, और अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 2-3 घंटे में तक वो फूड हमारे स्टमक में रहेगा। और स्टमक एक मस्क्यूलर बैग है, यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होती है, ऐसे इस तरीके से जो है पूरा का पूरा मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है, और 2-3 घंटे तक होती है, जिससे जो फूड है पूरा का पूरा गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, और अब उसमें प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया, और अब जो वो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब इस फूड को हम लोग बोलस नहीं कहते। नाउ दिस फूड इज़ नोन एज काइम। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? काइम, CHYME, काइम। अब फूड यहाँ से निकल के पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिओडेनम। डिओडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर फूड पहुँचता है जिसको हम बोलते हैं काइम। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक पहरेदार है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। वो तब ओपन हो जाता है जब काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करना होता है।
अब जो हमारे फूड की मेजर डाइजेशन होती है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि डिओडेनम में होता है। तो डिओडेनम में क्या होता है, एक तो तीन अलग अलग प्रकार की जो सिक्रीशंस है वो सारी की सारी डिओडेनम में आ जाती है। नंबर 1 फ्रॉम द लिवर, ये आपको दिख रहा है लिवर है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी और यहाँ से एक जूस सिक्रीट होता है, उस जूस का नाम है बाइल जूस। और बाइल जूस क्या करता है, बेसिकली फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना इज़ नॉट ईजी, इसीलिए लिवर अपना योगदान देता है, वहाँ से बाइल जूस सिक्रीट करता है। और जब एक्स्ट्रा बाइल जूस प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है। और जब भी फूड यहाँ पर पहुँच जाता है तो गॉल ब्लैडर में से बाइल निकलता है और एक पाइप होती है, इस पाइप को हम बोलते हैं बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट फर्दर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाती है और बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि डिओडेनम तक पहुँचा देती है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर पैनक्रियास। दिस इज पैनक्रियास और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे बन रहे हैं और वो अपनी जितनी भी पूरिंग्स है वो अपने पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचा देते हैं। तो बाइल जूस आया, बाइल जूस ने किसकी मदद करी, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो फैट्स को तोड़ने में हेल्प करेगा। पैनक्रियाटिक जूस से जो आया यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ पैनक्रियाटिक अमाइलेस जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। नंबर 2 इज़ पैनक्रियाटिक लाइपेस जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और देन इट इज़ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और प्रोटीन्स को तोड़ के अमीनो एसिड्स में बदलेगा। तो लिवर से बाइल जूस आ गया, पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस आ गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपना भी कुछ सिक्रीट करता है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। और इंटेस्टाइनल जूसेस का ही दूसरा नाम होता है। तो ये इंटेस्टाइनल जूस कौन प्रोड्यूस करा है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करा है। ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं को हम सूकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। दे आर नोन एज सूकस एंटेरिकस। तो इतने सारे सिक्रीशंस यहाँ डिओडेनम में आ जाते हैं। लिवर से बाइल जूस आता है, पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस आता है और इंटेस्टाइन अपने भी इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करता है जिनको सूकस एंटेरिकस कहते हैं। तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी कि डिओडेनम में जो है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। अब फूड डाइजेस्ट हो गया। अब वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट यानी कि जेजिनम में एंटर करता है और इलियम में एंटर करता है। तो जेजिनम और इलियम के जो वॉल्स होते हैं उनके अंदर जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फाउंड। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फाउंड। तो हमने डाइजेशन तो कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदल गया है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल गया है और फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल गया है। लेकिन हमने उनको तोड़ा क्यों था, हमने उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट ही क्यों किया था? बेसिकली हमको वहाँ से क्या चाहिए था, हमको न्यूट्रिशन चाहिए था और उस न्यूट्रिशन को हमें एब्जॉर्ब करना था। तो अब उस फूड का जितना भी वो जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करना है, तो वो एब्जॉर्ब किसकी मदद से होगा, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की मदद से होगा। एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड द विलाई and these villi are present in the jejunum and ileum part of small intestine। तो अब जो फूड है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब भी हो गया, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गए। अब सीधी सी बात है कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। तो वो जो वेस्ट है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब यहाँ पे एंटर करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ कोलॉन में पहुँचेगा और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड में से अगर कुछ वाटर वगैरह है तो उस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है या वाटर है उस सब का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। और फाइनली ये सारा का सारा वेस्ट कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, रेक्टम में एक्यूमुलेट हो जाएगा। और जब ये रेक्टम पूरा का पूरा फुल होगा तो हमारा ब्रेन हमको बोलेगा कि अब आप वॉशरूम जाइए और फ्रॉम एनस हम लोग ये सारे के सारे वेस्ट को
अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे एंड दिस इज़ नोन एज इजेशन। तो दिस इज़ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम नोट्स की मदद से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ह्यूमन न्यूट्रिशन के एनसीईआरटी में कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। सो द फूड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल में ही ऑफ कोर्स फूड डाइजेशन होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट है जैसे कि माउथ हो गया, फिर फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, देन स्टमक हो गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम और एनस हो गया। और हमने 3 मेजर इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी पढ़े जिनका नाम है लिवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out। जितना भी undigested substance बच गया यानी कि वेस्ट रह गया हमारी बॉडी में, हम उसको अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं करवा सकते, अदरवाइज इट विल फॉर्म अ टॉक्सिन इन आवर बॉडी। तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है, तो उसको हम लोग अपनी बॉडी में से आउट कर देते हैं और इसी प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। तो फूड का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो मैकेनिकल डाइजेशन तो माउथ में शुरू होता है। हमारे जो दांत है वो हमारे फूड को जो है चबाने लगते हैं। हमारे ह्यूमंस के पास 4 प्रकार के टीथ्स हैं, इंसाइसर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है 2-1-2-3 अपॉन 2-1-2-3, यानी कि हमारे पास कितने, दिस इज़ इंसाइसर, देन कनाइन, देन प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमारे पास अलग अलग किस्म के दांत होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के दांत जिनके पास होते हैं इसको हम लोग हेट्रोडोंट बोलते हैं। और हमारे पास पूरी लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं, इसको डाइफाइडोंट बोलते हैं। तो ह्यूमन टीथ्स आर डाइफाइडोंट एंड ऑल्सो हेट्रोडोंट। और हमारी जो दांत है वो जो है जबड़ों में पूरे फंसे होते हैं, सॉकेट में ऐसे होते हैं। तो हमारे जो दांत हैं, तो मान लो कुछ इस तरीके से है, तो इसके अंदर हमारे जो दांत है सॉकेट के अंदर वेल प्लेस्ड है ना, तो इसको बोलते हैं थीकोडोंट। तो हमारे जो ह्यूमन टीथ है दे आर ऑल्सो थीकोडोंट। और जो टीथ होते हैं बेसिकली वो मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। जो फूड है कॉम्प्लेक्स फूड है, मान लीजिए आपने रोटी को कंज्यूम किया, तो रोटी को हम ऐसे थोड़ी निगल लेते हैं, पूरी की पूरी रोटी नहीं निगलते हम लोग, पहले उस रोटी को दांतों से तोड़ते हैं। तो हम उस कॉम्प्लेक्स रोटी को, उस कॉम्प्लेक्स फूड को अपने दांतों से मैकेनिकली जो है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम उसका। सो इसको मैकेनिकल ब्रेकिंग बोलते हैं। तो वो फूड की टीथ की मदद से होता है, उसके हम च्यू करते हैं उसको और फिर उसको माइन्यूट पार्टिकल्स में बदल देते हैं, माउथ में होता है। फिर हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करती है। तो जो टंग है हमारी वो सलाइवा के साथ हमारे फूड को कंबाइन होने में हेल्प करती है, मिक्स करने में हेल्प करती है। और सलाइवा के पास क्या है, सलाइवरी अमाइलेस है जो कि स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करती है। लगभग 30% स्टार्च जो है उसको ये डाइजेस्ट कर देती है। तो स्टार्च को किस में बदल देती है, ये माल्टोस में बदल देती है। तो लगभग 30% स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देती है, कौन, सलाइवरी अमाइलेस। और ये सलाइवरी अमाइलेस किसके पास है, कौन सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। और सलाइवा कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ऑफ कोर्स सलाइवरी ग्लैंड से। नाउ फूड गोज थ्रू द फेरिंग्स। फिर जो फूड है हम उसको निगल लेते हैं और अब इस फूड को हम क्या बोलते थे, बोलस, अगर आपको याद हो। तो जो फूड है अब वो फेरिंग्स में चला जाता है और फिर वहाँ से ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मस्क्यूलर मूवमेंट होती है इस तरीके की। और फिर वहाँ से वो स्टमक में एंटर करता है। फिर स्टमक में जैसे कि हमने पता है पेप्सिन सिक्रीट होता है। पेप्सिन क्या है, इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक का मतलब जो स्टमक में जो जूसेस रिलीज होते हैं उन्हीं को गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट। तो जैसे मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 इंपॉर्टेंट काम है, एक तो पूरे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये जो पेप्सिन हार्मोन है बहुत नखरीला हार्मोन है, बिना एसिडिक मीडियम के ये काम ही नहीं करता, ये इनएक्टिव रहता है। तो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाने में एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करता, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट ही नहीं करता। तो ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, नन अदर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और दूसरा, हमारे फूड में अगर कोई जर्म होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किल कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक्स इनर लाइनिंग फ्रॉम द एसिड्स एक्टिविटी। तो आपको तो पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव इन नेचर है। तो हमारे जो इन स्टमक की इनर लाइनिंग जो है, वॉल है हमारे स्टमक की, उसको भी तो उसके एसिडिक एक्टिविटी से बचाना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो स्टमक है बड़ा चालाक है, अपने आप को पूरा बचा के रखता है। वो म्यूकस सिक्रीट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल में, जिसकी मदद से क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट जो है, कोरोसिव इफ़ेक्ट जो है, उस तक नहीं पहुंचता। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि म्यूकस भी हमारे स्टमक को बचा नहीं पाता एसिड की एक्टिविटी से। और फिर हम लोग इनो वगैरह पी लेते हैं, जो कि एक एंट एसिड होता है, उसका बिल्कुल एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट होता है एसिड पे, क्योंकि वो बेसिक होता है नेचर में, और एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, और फिर हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। नाउ नेक्स्ट, द मील नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में से, पूरा स्टमक में प्रोटीन में डाइजेशन हुआ, और अब हम उसको बोलस नहीं बोलते, नाउ दैट इज़ कॉल्ड काइम। और वो जो काइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ डिओडेनम, वहाँ एंटर करता है। और वही असली प्लेस है जहाँ पे मेजर डाइजेशन ऑफ द फूड कंप्लीट होता है हमारा। जो अगर कोई आपसे पूछे वेयर डज डाइजेशन इन आवर ह्यूमन बॉडी गेट्स कंप्लीटेड, सो इट गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ यही वो जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन होती है, प्रोटीन की भी डाइजेशन होती है, और लिपिड्स की भी डाइजेशन होती है, और कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर ही होता है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया ही था कि जो लिवर है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, विच हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उस फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। तो बेसिकली अब छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स बन गए, और अब इनका डाइजेशन करना इज़ मच ईजियर दैन दिस बिगर फैट मॉलिक्यूल। फिर पैनक्रियाज भी अपना सिक्रीशन रिलीज़ करता है, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अमाइलेस, पैनक्रियाटिक अमाइलेस, ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक लाइपेस, जो कि अमाइलेस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेस फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में। प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, वो उसका जब डाइजेशन होता है वो अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, और जो फैट्स है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड, नाउ इट इज़ द टाइम टू एब्जॉर्ब दीज nutrients to the cell. So in small intestine, finger like projections called as villi absorbs the digested food, and then further the nutrients are delivered to each body cell, जिसको हम assimilation बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो मान लीजिए ये वो फूड पार्टिकल्स है जो कि हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिए हैं। अब इनको जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं इनको एब्जॉर्ब करना है, ताकि ये हर सेल तक पहुँचे हमारी बॉडी के। तो ये एब्जॉर्प्शन किसकी मदद से होता है, तो ये आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम विलाई बोलते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, and they basically increases the surface area for absorption of food in the small intestine. फिर the undigested food तो अब absorption हो गया, और यहाँ से थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचेगा, और हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो उसको यूटिलाइज करेंगे अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ठीक है, अब डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ द रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट भी जनरेट होगा। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर फर्दर वाटर की या कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है,
और वो जो वेस्ट मटेरियल है कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर रहता है, और जब रेक्टम फुल हो जाता है तो इस वेस्ट मटेरियल को, विच इज़ नोन एज द फीकस, इस फीकस को हम अपनी बॉडी के थ्रू, अपने बॉडी में एनस के थ्रू इसको रिमूव कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एजेशन। विद दिस हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और कंप्लीट न्यूट्रिशन पोर्शन भी कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. In the next class, we will start the next life process, that is respiration. I hope today's lecture was beneficial for you. Thank you so much. All the best.